हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर 2 का सॉल्यूशन है और आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये क्वेश्चन टेंजेंट्स और ये हाइपरबोला बेस्ड है। कहता है द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व दिस दैट इज हाइपरबोला फ्रॉम द पॉइंट 1 टू इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दें कि जैसे कोई भी कर्व है, यहाँ तो हाइपरबोला में नोन ही है, यहाँ पे कहीं 1,2 पॉइंट है, फ्रॉम दैट पॉइंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये बीच का एंगल आपको फाइंड करना, वो भी इसे किसकी फॉर्म में दे दिया, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो यानी कि एक्सरसाइज आगे भी मेहनत करने वाली है। यानी अगर आपने यहाँ से कोऑर्डिनेट का यूज करके एंगल फाइंड भी कर लिया तो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज देखिए कि अगर यहाँ ये रिजल्ट आए तो इसके अंदर और मेहनत करनी पड़ जाएगी। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे सर्कल, इसको हाइपरबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। किससे डिवाइड कर दे बेटा, 84 से। तो यहाँ 12 आ जाएगा ना, -y² अपॉन 7 इक्वल टू 1। तो ये आपके बेटा वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप फॉर्म में होता है बेटा, है ना। ठीक है, और आप इस टेंजेंट को किससे पास करा सकते हैं, 1,2 से। ये हमें इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें 1,2 से पास करा, तो y को 2 रखा, x को हमने 1 रख दिया। और बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, 12। तो 12 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बेटा, 7। अब हमसे ए की अननोन है हमारे पास दिख रहा है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम इधर ले आते हैं और इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 12 एम स्क्वायर माइनस 7 हमने स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 12 एम स्क्वायर माइनस 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह एम स्क्वायर इधर जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा आपको 11 एम स्क्वायर, और ये एम हो जाएगा बेटा प्लस 4m। अब सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जा रहा है तो इधर जाके माइनस कितना बन जाएगा बेटा, 11। अब यहाँ पे समझ लीजिए एम में क्वाड्री लगाने का मीनिंग क्या है, क्योंकि 1,2 से आप तो ये सोच रहे थे कि आप एक टेंजेंट लेके लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो देखिए एम में क्वाड्री बिल्कुल ठीक बनी है। क्यों, क्योंकि एम में क्वाड्री होने का इंटरप्रिटेशन यही है कि यहाँ से 2 टेंजेंट्स पास हो सकती हैं। हमें तो एंगल की बात करनी है, पर देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट से तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपको मिल रहा है दिस अपॉन दिस दैट इज -1। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या हो गया, 90। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो गया बेटा 90 डिग्री। लेकिन हमारा 90 फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं। अब देखिए ये तो कंफर्म है कि tan इनवर्स टू 1 नहीं बनेगा। अगर 1 बनता तो यहाँ π/4 होता, तो ये रिजल्ट हमें कुछ ऐसा मिल जाता, π/4 आता तो ये 2 यानी π/2 मिल जाता। यानी ये भी नहीं हो सकता रिजल्ट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा हमें इसको चेक करना है। ठीक है, नन ऑफ दीज है नहीं। चेक क्या करना है फिर, तो आंसर यही होना है, क्योंकि tan इनवर्स 1 कितना मिलेगा, π/4, तब कहीं जाके π/2 बनेगा। tan इनवर्स यहाँ 1 होता तो π/4 होता, तब हमें यहाँ पे 2 का यूज करके π/2 आता है ना। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये π/4 बनेगा नहीं, तो ट्वाइस होने पे π/2 नहीं बनेगा। तो आंसर तो श्योर यही हो गया। फिर भी आपके कंफर्मेशन के लिए मैं इस रिजल्ट को एक बार आपको शो कर देता हूँ। देखिए बेटा, हमने इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। रिजल्ट क्या होता है बेटा, tan इनवर्स फॉर्मूला x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो बेटा ये रिजल्ट बन जाएगा ट्वाइस इंटू tan इनवर्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, मिलना भी चाहिए था 1, तो रिजल्ट नहीं आएगा π/4, ये आ जाएगा π/2। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी कि ऑप्शंस ऐसे थे कि हमें सबको चेक नहीं करना पड़ा, अदरवाइज हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडरेट था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा कंपटीशन में। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज टेकन फ्रॉम बायनोमियल, और ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बनते रहे। तो देखो मैं इसको एनसीके को रीड करते हैं इस तरह से बेटा, एनसीके रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन एंड थिंग्स टेकन आर
एट अ टाइम, यानी एन में से आर को सेलेक्ट करने के तरीके हैं। द वैल्यू ऑफ द सम, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं इसे इस ऑर्डर में लिख लेता हूँ बेटा। देखिए क्या बना, 2C0 प्लस 3C1 प्लस, फिर कितना आएगा, बढ़ रहा है ना ऊपर वाला भी, अपर सब्सक्रिप्ट भी बढ़ रहा है और लोअर सब्सक्रिप्ट भी बढ़ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 4C2, फिर क्या आएगा बेटा 5C3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएंगे हम 99C97। इससे पहले क्या रहा होगा बेटा, एक कम कर लेते हैं, 98C96। अब नोटिस करो एक बहुत इजी रिजल्ट है, दैट इज एनसीआर। हम इसको इस फॉर्म में लिखते ही नहीं, एनसीआर से लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। हम इसे ऐसे याद करते हैं, जैसे 5C2 प्लस 5C3, यानी जो अपर सब्सक्रिप्ट है वो तो सेम होगा और लोअर सब्सक्रिप्ट में क्या होगा, एक का डिफरेंस होगा, यानी एक बड़ा एक छोटा एक से। तो अगर ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस को दो को ऐड करना है, तो ऊपर के दोनों में तो बेटा एक ऐड हो जाएगा और नीचे वाले में आएगा बड़ा वाला। बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 3, हमेशा ही रिजल्ट बनेगा। इसको जनरल में लर्न करते हुए प्रॉब्लम होती है, वैसे लर्न कैसे करेंगे, अपर सब्सक्रिप्ट आर सेम एंड देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1 इन लोअर सब्सक्रिप्ट। तो ये 1 का डिफरेंस है, तो इनमें तो बड़ा वाला आया था बेटा यहाँ पे, और यहाँ इन दोनों में एक कोई भी ले लो उसके अंदर एक ऐड कर दो, तो 63 रिजल्ट बनेगा। अब स्टूडेंट देखता है कि सर यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आएगा, देखिए ध्यान से। मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, 2C0 भी 1 होगा और 3C0 भी 1 होगा, तो मैंने इसको 3C0 लिख लिया बेटा, और 3C1 ही है, ठीक है जी। इन दोनों को मैंने यहाँ ऐड किया, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला बेटा, अपर सब्सक्रिप्ट सेम है, लोअर सब्सक्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4C, ऊपर तो एक ऐड हो गया, नीचे बड़ा वाला लेना है, तो 0 1 में 1 ले लेंगे। चलिए, यानी इन दोनों का काम तमाम हो गया। अब मैं इसको इसके साथ ऐड करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिया है 4C2। अब ये दोनों में देखो अपर सब्सक्रिप्ट फिर सेम हो गया, ये फिर से प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। इन दोनों में एक ऊपर ऐड कर दो, यानी 4 लो या ये वाला 4, एक ऐड करना है, एक ज्यादा है, और नीचे कौन सा लेना बेटा, बड़ा वाला, दैट इज 2। अब इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, ये क्या बनेगा बेटा 5C3 बनेगा, क्या 5C3 आएगा सेम। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे बेटा, ये बन जाएगा 6C3, सेम प्रॉपर्टी। तो अगर ये क्वेश्चन यहां तक ही होता तो इसका सम ये बनता या नहीं, यानी इससे पहले जो आ रहा होता है वो कैसा नंबर आता है कि सर दोनों ऊपर सेम और नीचे इससे कम होता है। यानी अगर ये लास्ट होता तो इससे पहले अगर हम ऐड कर रहे होते तो ऐड करके हमें जो भी रिजल्ट मिला इससे पहले से कुछ ऐड हुआ होता इससे वाला नंबर, और इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता। क्योंकि अगर हम इसको लास्ट माने, या ध्यान से देखो, अगर हम इसको लास्ट ले लें तो इससे पहले ऐड करने से पहले जो हमें रिजल्ट मिला वो ये मिला, ध्यान से देखो, और ये लास्ट मान लें यहाँ पे, तो आप देखो ये नीचे आया। तो इससे पहले बनता क्या था कि सर ये दोनों तो सेम होते थे, अपर सब्सक्रिप्ट, और लोअर में क्या होता था, एक कम। तो अगर ये आ रहा होगा तो इससे पहले लास्ट के दो जो ऐड हुए होंगे तो ये बना होगा, दोनों में अपर सब्सक्रिप्ट तो सेम रहा होगा और लोअर सब्सक्रिप्ट क्या होगा बेटा, एक कम, ये 97 था तो 96 रहा होगा। और अगर ये दोनों ऐड होगा तो फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा बेटा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा 100 और नीचे बड़ा वाला आएगा तो क्या आएगा 97। तो 100C97, इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन बहुत देर का नहीं था और ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हमारे जेईई मेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखिए बेटा, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और आपकी इंफॉर्मेशन की बात बताए थे कि एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी एडवांस ने पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि जब भी सर्ट्स आता है, जैसे 1/m लिखा है, जैसे 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/m इन जनरल कह दिया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन करने में देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है, ये तो कन्फर्म है, नहीं तो 1/m कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा यहाँ से। और मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ बेटा, इनकी पावर 1/m dx, ठीक है जी। यहाँ पे dx ये रहा, ठीक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं एक x कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन में। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे इसका मतलब मैंने x से डिवाइड किया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, प्लस x⁴m। अब आप देखो इसका एडवांटेज क्या होने वाला है, ये मजे की चीज है इस क्वेश्चन में कि इस x को कॉमन लेने से कितना बेनिफिट होगा, सीधा साधा आपका सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है बेटा। अब मैंने इसे x कॉमन लिया तो ये वाला x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर
m की पावर होल 1/m। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों लिखा गया, तो पहले तो उसको जो एडजस्ट कर दूंगा, पावर डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगी बेटा, मतलब ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और x टू द पावर 2m-1 और x टू द पावर m-1। अब एग्जैक्टली सेम आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का दोनों का जो सर्ड है, सर्ड वैल्यू है, उसको सेम बना लिया। ठीक है, और अगर सर्ड वैल्यू सेम होती है तो अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं वो बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, या नोटिस करना, यहाँ पे देखते हैं एक मिनट उस एग्जांपल के लिए। जैसे अगर आपसे वो कहता है √2 × 3 की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई किया, 1/4 को मल्टीप्लाई किया है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हो, या 1/3 तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। लेकिन अगर √2 लिखा है यानी कि इसका सर्ड, और यहाँ पे 7 की पावर 1/2 लिखा, दोनों का सर्ड अगर सेम होता है तो आप इसे 2 × 7 की पावर 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। ये अलजेब्रा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सर्ड्स का अलजेब्रा है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, ये मैंने बता दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये इस क्वेश्चन की खासियत है बेटा, कि हमने क्या किया कि इनकी पावर्स को सेम बनाया। अब ये जो अंदर लिखा है ना, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को। मल्टीप्लाई क्या करना है, सिंपली x की पावर ये m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो सेम आ गया बेटा, x की पावर 7m-1 x टू द पावर 2m-1 प्लस x टू द पावर m-1। हाँ जी, अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर m मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × x की पावर क्या बन जाएगा, दिस पावर ऐड हो जाएगी तो 7m। और देखो बेटा 7m-1 आने लगा t लेने पे, फिर क्या करेंगे, 7 × x की पावर 2m हो गया, ये भी 2m-1 इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और 14 × x की पावर m बन जाएगा, होल पावर 1/m, और ये dx बेटा है। अब मैं इसको टी लेट करता हूँ, तो हमने इसको टी लेट करा किसको बेटा, 2 × x टू द पावर 7m प्लस 7 × x टू द पावर 2m प्लस 14 × x टू द पावर m को हमने टी लेट करा, तो ये रिजल्ट आएगा बेटा 14m x टू द पावर 7m-1 प्लस 14m x टू द पावर 2m-1। देख रहे डेरिवेटिव आता चला आ रहा है, और ये बेटा 14m x टू द पावर, ये m है बेटा, m-1 dx इक्वल टू dt। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा इसके अंदर कि पूरा डेरिवेटिव मिल गया, 14m कॉमन है, इसको मैं कॉमन लेता हूँ, x टू द पावर 7m-1 प्लस x टू द पावर 2m-1 प्लस x टू द पावर m-1, एग्जैक्टली डेरिवेटिव आ गया, dx इक्वल टू 1/14m dt। तो बेटा ये वैल्यू मुझे कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू और dx की वैल्यू ये मिल गई बेटा आपको। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रख देते हैं, 1/14m, और ये हो गया बेटा dt, और ये बन गया t टू द पावर 1/m। आप ये भी ले सकते हैं, t की पावर m ले लेते तो इस साइड यहाँ पे भी खत्म हो जाता, पर चलिए सो प्रॉब्लम नहीं है। 1/40m, तो t की पावर कितना बन जाएगा बेटा, x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, और यहाँ पे रिजल्ट आया 1/m+1। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और जैसे ही आप यहाँ बेटा t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं बेटा। ये देखिए क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और इन इक्वेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है इस क्वेश्चन में। तो आप नोटिस करें क्वेश्चन एज सच अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते रहते हैं। इसमें कहता है द रेंज ऑफ के फॉर विच इनइक्वलिटी दिस फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल का साइन होता है सभी एक्स के लिए, यानी एक्स इज टेकन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्स को रखना है, इसमें एक्स हमारा क्या है बेटा, -∞ टू इन्फिनिटी है। अब चलिए सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हमने के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस 1। देखो भाई एक चीज समझ लीजिए, x जरूर है फॉर ऑल x, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी है, बट cos x तो समझ लो कहां से कहां तक होगा, हर हाल में -1 to 1 ही बनना है या नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको उठाते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, ये डिग्री 2 है डिग्री 1 है, यहाँ से बेटा हमने k कॉमन ले लिया, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। अब हमें जो बात करनी है केवल इससे करनी है, इसका परफेक्ट। देखो जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बने तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पता क्या होता है, हमें उसकी पूरी
खबर मिल जाती है, हमें पता पड़ जाता है कि वो एक्सप्रेशन आखिर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, क्योंकि उसके बाद मुझे उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू बतानी है। तो इसलिए पहले इसकी खोज खबर ले लेते हैं ये बनने क्या वाला है। तो आ जाइए परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अलग से वी हैव लेते हैं कंडीशन कि जी हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स को देखते हैं आखिर ये बनता क्या है। हमने लिख लिया। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर का 1 बना है, यहाँ 1 है, इसका जो 1 मिला हुआ उसका हाफ करते हैं और स्क्वायरिंग कर लेते हैं। इतना ऐड का इतना सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो बता दें कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप बताइए जी, कॉस एक्स बेटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पूरा ये एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, मैंने इसके अंदर से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी इक्वेशन हमें कुछ नहीं कह रही। जैसे ही हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे -3/2, और हाफ सब्ट्रैक्ट किया क्या बन जाएगा बेटा, 1/2। कि सर अब होल स्क्वायर बताना है, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर होना। तो आप ये देखिए अगर कोई भी नंबर कुछ भी है जो कि -3/2 से लेके कॉस एक्स है, कुछ भी लिखा है ये -3/2 से लेके 1 तक है, और कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आ गए, लेकिन अगर आपने इसका होल स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं। हाँ सर, जीरो का स्क्वायर जीरो भी होता है, तो क्या जीरो इसके बीच में आ रहा है कि हाँ सर कहीं है जीरो, तो यानी सबसे छोटी वैल्यू जो मिलनी है वो इसकी मिलनी है जीरो, दैट इज जीरो। सबसे छोटी वैल्यू स्क्वायरिंग करोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। नेगेटिव में आप देखें -3/2 का स्क्वायर जो बनेगा वो 9/4 बनेगा, और इसका स्क्वायर बनेगा 1/4, तो ये तो छोटा हो जाएगा, 9/4 तो बड़ा है, तो ये 9/4 तक रिजल्ट आ गया। यानी ये एक्सप्रेशन यहां से यहां तक है। अभी इसके आगे कौन है क्या बेटा, -1/4। तो एक काम करें, इसमें से हम -1/4 और करते हैं, फिर हमें पूरा मिल जाएगा कि जो हमने कंडीशन ली थी, जो हमने ये एक्सप्रेशन इतना लिया था ना, इतना ये वाला है ना, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो हमने इसमें और क्या किया बेटा, -1/4 और करा इस साइड। तो ये बेटा आपका -1/4 करने पे 8/4, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2, और ये मिल गया आपका cos x माइनस हाफ होल स्क्वायर -1/4 लाइज बिटवीन -1/4 to 2। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू -1/4 से 2 तक है, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू -1/4 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी कितनी है, 2 है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो अब आप यहां देखिए कि अगर मैं इसको देखूं तो ये वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स +1 हमेशा क्या, ग्रेटर देन जीरो। और आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है जितना कितना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, वो सबसे छोटा -1/4 है, और सबसे बड़ा क्या, इसकी वैल्यू 2। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट है, ये हमारा बेटा -1/4 से लेकर 2 तक है। अब ये बताओ, अगर इसकी वैल्यू सबसे छोटी तो -1/4 है, इस पूरे की वैल्यू समझ रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू जो ये है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक है भाई, देखो जो ध्यान से कि सर -1/4 से 2 तक, तो यानी कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो, ये -1/4 से 2 तक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रखे रहे, तो आप बताइए अगर मैं 2 रखूंगा तो मैं तो पहले बहुत बड़ा नंबर रख रहा हूं, तो ग्रेटर देन जीरो हो ही जाएगा, तो हमें तो -1/4 रखना चाहिए। उस पे भी अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना। दोबारा सुनो इस बात को, अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पूरा एक्सप्रेशन जो येलो है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू -1/4 है, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बेटा क्या है, 2 है। तो कोई बच्चा कहता है सर 2 रखूं यहाँ पे या -1/4, कि ये तो ये बताएगा कौन कि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहे। तो ये बताओ, अगर मैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू रखूंगा और बड़ी वैल्यू रखूंगा, तो इसका मतलब तो ये पॉजिटिव की तरह और बढ़ता ही जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ सबसे छोटी वैल्यू के लिए भी अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो आगे वाली वैल्यू के लिए तो ग्रेटर देन जीरो हो ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू इसकी -1/4 पुट कर रहा हूं। अगर ये इसके लिए भी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये हमेशा के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा आगे वाली वैल्यूज के लिए। तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसा बना दिया ताकि हमेशा ग्रेटर देन जीरो, तो कितना मिलेगा बेटा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो गया के इज लेस देन -4। तो के इज लेस देन 4 कौन से ऑप्शन में, ये देखिए क्वेश्चन, ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर ऐसी खास बात नहीं है, पर ये
इजीली किया आज तक क्वेश्चन को। अगर हमने क्वेश्चन को इसमें स्टार्टिंग में 11th के अप्रोच से भी सोचा तो भी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है। लिखा जेड इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हमने जेड को बेटा लेट कर लिया a प्लस आई बी, ठीक है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल कभी नहीं होगा, यानी b की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि इमेजरी ऑफ जेड की पावर 5, तो जेड की पावर 5 कैसे होगा, कैसा, तो जेड की पावर 5 कर दो, उसका हम इमेजरी पार्ट निकालेंगे, ठीक है। जेड की पावर 5, अब ये हमें बाइनोमियल से एक्सपेंड करना पड़ेगा बिल्कुल। तो 5c0 ये सबट्रैक्ट करके आता है बेटा, आई बी की पावर क्या आ गया जी, 0, ये नीचे वाली पावर आती है। फिर 5c1 ए की पावर दिस माइनस दिस 4, और आई बी की पावर बेटा ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट आता है। फिर 5c2 ए की पावर सबट्रैक्ट कर दो बेटा 3, और आई बी का क्या बन जाएगा बेटा, होल स्क्वायर नीचे वाली पावर आती है। फिर क्या बनेगा बेटा 5c3 ए टू द पावर 2 आई बी की पावर क्यूब सिमिलरली। फिर 5c4 ए की पावर दिस में दिस 1, यानी आई बी की पावर कितना बनेगा बेटा ये 4। फिर लास्ट 5c5, ये तो पावर 0 हो जाएगी और आई बी की पावर आ जाएगा बेटा 5। हमें तो इसका इमेजनरी पार्ट निकालना, तो इमेजनरी पार्ट इसमें तो आएगा ही नहीं, इससे मतलब नहीं, इमेजनरी पार्ट इसमें आएगा। तो ये जो भी है रियल पार्ट, तो जो भी है मैं उसको लिख ही नहीं रहा बेटा, प्लस आई कॉमन लेके, यहाँ से आई कॉमन लेके क्या मिला बेटा 5, इसकी वैल्यू 5 है, 5 ए टू द पावर 4 और बी। अब आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से ही मुझे इमेजनरी पार्ट नहीं मिलेगा, वो तो सारा सारा किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा। फिर आई क्यूब क्या होता है बेटा, आई क्यूब होता है माइनस आई, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस बन जाता है। तो एक तो माइनस मिलेगा यहाँ से, और आई में कॉमन ले चुका हूँ, और 5c3 अगेन कितना होता है बेटा 5c2 के बराबर, यानी कि 5c2 आपका 10 बनना चाहिए, ठीक है। 5c2 5 इंटू 4 1 इंटू 2, ठीक है जी। तो 5c2 10 आएगा, तो 10 ए स्क्वायर और बी क्यूब, माइनस कहाँ से आप समझ गए, माइनस है और आई बाहर ले लिया मैंने, और ये बी क्यूब हो गया, और प्लस यहाँ से आई की पावर 4 फिर 1 दे देगा, तो ये वाला पार्ट तो इसमें चला जाएगा, उससे मुझे कंसर्न नहीं है। आई की पावर 5 कितना मिलना है बेटा, 5c5 1 हो जाएगा, और आई की पावर 5 में आई की पावर 4 तो हो जाएगा 1, है ना। और ये केवल आई बी बच जाएगा, तो बी लिख लेते हैं, क्योंकि आई तो हम कॉमन ले चुके। तो ये बेटा आपका इमेजनरी पार्ट आ गया इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम, और ये हमने यहाँ से बिल्कुल लिख लिया। अब हमें निकालना है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की होल पावर 5। तो ठीक है, हम देखते क्या फाइंड करना है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 5, यानी जेड की पावर 5 का इमेजनरी पार्ट, और यहाँ का है जो भी इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है उसकी होल पावर 5, इसका मीनिंग ये है। तो जेड की पावर 5 तो हमने लिखा था, उसका इमेजनरी पार्ट हम निकाल चुके, क्या है बेटा, इसमें आई नहीं लिखते इमेजनरी पार्ट में, याद रखना 5 ए टू द पावर 4 बी माइनस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, ये तो बेटा ये आ गया, अपॉन क्या है बेटा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, सिंपली बी, तो बी टू द पावर 5। अब मैंने क्या किया, बी की पावर 5 को सबके नीचे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बी की पावर 5 रह गया बेटा, बी की पावर 5 है, हमने पावर 5 नहीं देखी यहाँ पे। तो बी की पावर 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5, और ये बना ए अपॉन बी होल पावर 4 माइनस 10, ये बेटा ए स्क्वायर, और यहाँ बी का भी स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बेटा 1। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, एक तरह से ये पाई क्वाड्रिक आ गया, इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या बताना है बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसको हम एक फंक्शन y कुछ भी ऐड कर लेते हैं, और इसको हमने ऐड कर लिया बेटा x, तो y इक्वल टू 5 x टू द पावर, देखिए बेटा, बल्कि एक काम करो ना, a बाई बी के स्क्वायर को ही तुम x लेट कर लो, तो इक्वेशन बन गई a 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये बन गया बेटा। अब हमें इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा इसको। चलिए बेटा, अब इसकी हम मिनिमम वैल्यू के लिए अप्रोच करते हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगी बेटा, 5x स्क्वायर
और इसमें से बेटा 5 कॉमन ले ले तो -2x और +1 इसको लगा देते हैं, तो ये हो गया बेटा 5। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर। बाहर है बेटा 5, ध्यान रखना, और ये होल स्क्वायर -1। अब ये बताइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सर ये परफेक्ट स्क्वायर सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है जब x1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 5 -0 -1 +1, तो रिजल्ट मिल गया बेटा -5 +1 दैट इज -4। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया बेटा आपका। तो ये बहुत मॉडरेट प्रॉब्लम थी, ऐसी टफ नहीं थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा, हम इस तरह क्वेश्चन अपने 11th में थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाइनोमियल का एप्लीकेशन हो गया एक, तो दूसरा है ना, तो ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नोटिस करो कि रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने के लिए आपको सबसे पहले, जो स्टूडेंट इसमें नहीं देखता, इसकी डोमेन के बारे में सोचना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि हमारे लिए सोचिए कि इनवर्स फंक्शन हमने भी अभी पढ़ा है, तो उसमें ये एक्स कहाँ से होता है बेटा, -1 to 1 इंक्लूडिंग बोथ, और tan इनवर्स एक्स का एक्स कहाँ से होता है, -∞ to ∞। इसका मीनिंग हम ऐसा तो ऐसा रख नहीं सकते, यहाँ तो 2 रखते हैं तो ये तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो डोमेन आएगी वो इन दोनों का एंड बनेगा, और जब एंड बनेगा तो रिजल्ट बनेगा ये। यानी हमें केवल इस एक्स के लिए फाइंड करना है, ये नहीं कि एक्स को उठा के हम 10 रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालने लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी अप्रोच है विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएशन। हम देखिए, जब देखें अगर डिफ्रेंशिएशन करें, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम इसका इजीली रेंज बता सकते हैं। तो देखो साइन वर्स एक्स क्या हो गया बेटा, डेरिवेटिव, इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा जाता है बेटा। और टेन वर्स एक्स का 1/1 + x², और इसका बेटा 2x और +। अब आप एक चीज बताइए, अगर x -1 से 1 तक रखा, देखो बेटा पॉजिटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव भी रख लिया तो ये इसको पॉजिटिव बना लेगा 4 आगे, यानी ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, और ये तो नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि x -1 to 1 है, पॉजिटिव रहेगा। हाँ ये पक्की बात है कि हमें अगर डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें से -1 और 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि -1 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये एक्सक्लूड में ही जाएंगे क्योंकि हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन ये कहना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, ये बात तो ठीक है, तो -1 to 1 तो इंक्लूड नहीं कर, डोमेन में तो जाएगा, लेकिन -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो एक अलग बात है। तो डोमेन में -1 और 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो खुद सोचो, अगर मैं एक्स को यहाँ -1 रख देता हूँ तो π/2 मुझे दे रहा है ना, 1 रखने पे क्या प्रॉब्लम है। हाँ 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं, तो मैं डिफरेंशिएशन में नहीं रख रहा उसको वैल्यू को 1, इसके लिए रख नहीं सकते इसके अंदर, इसके लिए 1 को रख सकते, f(x) में रख सकते, f'(x) में नहीं रख सकते। चलो ये बात एक अलग थी, हम तो केवल ये देखना चाह रहे हैं, वो तो बच्चा को कंफ्यूज ना हो जाए कि सर 1 तो मैं रख नहीं सकता, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं डेरिवेटिव नहीं चेक कर रहा, मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल के ये देख रहा हूँ क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप ये देखिए, ये भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है और ये भी श्योर पॉजिटिव है, यानी कि नेट f'(x) हो गया पॉजिटिव, यानी फंक्शन किस टाइप का हो गया बेटा, इंक्रीजिंग टाइप का। ठीक है जी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो श्योर है कि उसका कर्व लेफ्ट टू राइट चलने पर नीचे से ऊपर की तरफ बहेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा पॉजिटिव नेगेटिव, मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं एक्स को -1 पे मुझे छोटी वैल्यू मिलेगी और 1 पे मुझे कर्व की वैल्यू बड़ी ही मिलेगी। तो यानी जो f(x) है, ये मान लीजिए f(-1) की वैल्यू है और ये f(1) की वैल्यू है। ठीक है, तो लोअर इनपुट पे आपको लोअर आउटपुट मिलेगा, अपर इनपुट पे आपको अपर आउटपुट मिलेगा, मतलब कम पे कम वैल्यू मिलेगी, ज्यादा पे ज्यादा है। तो अगर x आपका -1 to 1 है, तो f(x), क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो इस तरीके से कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो f(-1) देखिए, f(-1) कितना मिलेगा आपको, देखो f(-1) देखते क्या वैल्यू मिलती है, f(x) कहाँ लिखा हुआ है, चलो यहीं रख लेते बेटा ऊपर ही। तो f(-1) देखो, साइन वर्स -1 कितना हो गया बेटा, -π/2, और साइन वर्स माइनस कॉस सॉरी tan वर्स -1 कितना हो गया, -π/4। ठीक है जी, यहाँ -1 रखा तो ये +1 देगा, ये -4 देगा, और ये +1 देने वाला है। तो आपको रिजल्ट हो गया बेटा, आपका रिजल्ट क्या बेटा, π/2 और -π/2, तो ये हो गया -π, और ये -2 बच गया, तो -5 -2 आ गया। और f(1) जो इसकी बड़ी वैल्यू आनी, इसको लिख लो बेटा, -π और -2, और f(1) भी निकाल लेते हैं। अगर f(1) में यहाँ निकालना चाहो कोई प्रॉब्लम तो नहीं,
देखो बेटा f(1) निकाला तो f(1) पे बन जाए बेटा π/2। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी π/4 आएगा तो ये भी π/2 आ जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो ये 1 + 4 + 1, तो ये कितना हो गया बेटा π+6। तो f(x) हो गया बेटा π+6। आपको क्या बताना है, p+q। तो ये p का वैल्यू है बेटा, ये q का वैल्यू है। तो p+q कितना बन जाएगा बेटा -π-2 + π+6। तो ये कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया बेटा 4। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट बनता है बेटा आपका 4। तो कोई डाउट वाली बात तो इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बताया है शुरू से कि अगर आप रेंज निकालें तो कोशिश करें कि उसको एप्लीकेशन डेरिवेटिव से, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से या मैक्सिमम मिनिमम की हेल्प से निकालें। पर ये फंक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीजिंग या ओवरऑल डिक्रीजिंग बन जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आसान पड़ जाता है। अगर इसमें मैक्सिमम मिनिमम आ गया तो मैं बहुत लेंथी प्रोसेस है, प्रोसेस यही होगा, लेकिन करना थोड़ा टाइम लग जाएगा बेटा उसके अंदर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 67 था आपका, ये तो कन्फर्म है। जब डेफिनेट आपने देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये होना चाहिए कि सर ये कन्फर्म है कि मैं इस क्वेश्चन को इनडेफिनेट की सोच से नहीं कर सकता कि सर इंटीग्रेशन किया और क्वेश्चन हो जाए। और फिर मैंने हमेशा कहा अगर लॉग हो तो अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी जरूर लगाए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी कि अगर 0 to a f(dx) लिखा है तो वी कैन राइट इट 0 to a, x को रिप्लेस कर देते थे इस अपर लिमिट a - x से। तो जहां भी x लिखा होता था वहां पे a - x हम पुट कर देते थे, याद होगा आपको जो। तो ये हमारी बेटा x की वैल्यू है, x की जगह हम क्या रख रहे हैं a - x, तो ये हमारा a बनेगा एक तरह से। तो हमें यहाँ पे 0 to a ही बोलो, ध्यान रहेगा। और x की जगह रखना है थीटा, कांस्टेंट हमारा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x की जगह क्या रखा, a - x, दैट इज थीटा -x। अब देखो बच्चों के दिमाग में ये बहुत होता है कि सर आपको कैसे पता फोर्थ प्रॉपर्टी है या ये वाली प्रॉपर्टी यूज होनी। अरे भैया -a to a होती है एक प्रॉपर्टी, याद हो तो, वो तो दिख ही नहीं रहा है। और एक लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, तो हाफ तो मैं करना चाहूंगा नहीं, तो और कोई प्रॉपर्टी तो बनती ही नहीं। या a+b - x है तो a+b - x वो यही प्रॉपर्टी है, इसी का दूसरा रूप है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to थीटा और log ऑफ 1 + tan थीटा। फॉर्मूला बेटा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया, ये पूरा बेटा लॉग के आगे इस तरीके से dx आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ काम बन जाए। tan a tan b ये बेटा x है, तो ये बन गया आपका एलसीएम 1 + tan थीटा इंटू tan x। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1 + tan थीटा इंटू tan x। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे बेटा, क्या बनेगा tan² थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan x। बस यहीं से ऐसा फील आ जाएगा भाई कुछ तो कैंसिल हुआ। तो अब लगता है क्वेश्चन हम ठीक तरफ चल रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए बेटा 0 to थीटा और लॉग, ये हो गया 1 + tan² थीटा बेटा, इसके न्यूमरेटर में आ गया लॉग के, और ये हो गया। अच्छा एक फायदा और दिखा बेटा, हमेशा जब फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी तो ये जो बताने का ढंग है, कुछ लोग इसको इसको ऐड करते हैं, मैं कहता हूँ इसको स्प्लिट कर लो। लॉग में हमेशा स्प्लिट करने से बेनिफिट हो जाता है कि log m - log n प्रॉपर्टी होती है log m/n, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। log m 1 + tan² है, इसको तो बाद में sec स्क्वायर लिख ही लेंगे, माइनस log n लिख दिया बेटा, log ऑफ 1 + tan थीटा इंटू tan x dx। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया आपका 0 से थीटा log ऑफ sec स्क्वायर थीटा। और आई थिंक ये हमारा बेटा दोबारा से वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन लेके चले थे, 1 + tan थीटा tan x, 1 + tan थीटा tan x। तो ये हम दोबारा से आई लिख सकते हैं, अब पता पड़ा कि इसको आई लेट कर लेना चाहिए। तो ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन आई है। और अब हम आगे चलते हैं तो ये भी हमारा आई है बेटा, दैट इज आई, आई। तो रिजल्ट, तो देखिए बेटा अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इसमें आपका ये तो सारा का सारा पार्ट क्या हो गया कांस्टेंट, इसमें dx आ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो कांस्टेंट है तो इसको तो बेटा बाहर कर ले, और ये 2 इसका आगे भी आ जाएगा बेटा।
और इंटीग्रेशन में क्या आ गया 0 to θ 1 dx, और ये आई इधर ले जाएंगे तो ये आपको चलो अगले स्टेप पे ले जाएंगे, ये आपका 2i बन जाएगा बेटा इधर, और कांस्टेंट तो आउटसाइड है 2 log sec थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन बेटा x, लिमिट पुट करेंगे 0 to θ, तो ये रिजल्ट फिर आगे देखिए क्या बन जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 2 log sec थीटा इंटू ये थीटा माइनस 0, तो थीटा आगे लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू थीटा log sec थीटा रिजल्ट बेटा आ गया, दैट इज आवर रिजल्ट। और ये रिजल्ट कौन सा बेटा पार्ट बनता है इसके अंदर, आई थिंक ए इसमें नजर आ रहा है ना, तो ये आपका ए ऑप्शन आई थिंक ठीक होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, और ये क्वेश्चन फिर से इलिप्स से लिया गया है, और इसके अंदर पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर समझ में आएगा। ये वेरिएबल लाइन दिस, वेरिएबल लाइन है क्यों, क्योंकि इसमें एच ओ के पैरामीटर होंगे, इज ए टेंजेंट टू द इलिप्सिस, चलिए इसकी टेंजेंट है, और टेंजेंट की कंडीशन हम जानते हैं इलिप्स के साथ क्या होती है, और फिर देन द लोकस ऑफ एच के, जो एच के का लोकस यानी कंडीशन जो निकल के आएगी उसके अंदर एच के जो है लोकस की तरह काम कर रहा है वो पॉइंट, इज ए कोनिक सी, उसकी हमें एसेंट्रिसिटी इसमें पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन फिर से। ये देखिए यहाँ पर ये इसकी टेंजेंट, तो पहले तो हम इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा x²/3 प्लस y²/2 इक्वल टू 1, तो ये बेटा हमारी वैल्यू ऑफ क्या है a², ये वैल्यू हमारी क्या है बेटा b²। अब ये कहता है ये इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट के लिए कंडीशन होती है इसके अंदर c² इक्वल टू a² m² प्लस b², यानी कि जिस लाइन के टेंजेंट है उसका m स्लोप है, और ये b यहाँ से आएंगे बेटा, और c भी यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये जो हमारी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर की जाए तो आपको सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमारा m क्या मिला बेटा, हमें m की वैल्यू क्या है बेटा k, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 2h, तो ये वैल्यूज बेटा पुट करते हैं, सी की जगह तो 2h रख देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 4h², और a² कितना है बेटा हमारा 3m², अच्छा m की वैल्यू भी पुट करो बेटा, m की वैल्यू पुट करो, m कितना है हमारा, m है k, तो ये हो गया k² एंड b² इज 2। लीजिए दिस इज द लोकस ऑफ एच के, तो एच के की जगह लोकस निकाल दो, एच के की जगह xy रख दो 3y² प्लस 2, तो बेटा ये देखिए आपका लोकस क्या बन गया 4x² माइनस 3y² इक्वल टू 2, ये हमारा क्या बन गया भैया लोकस, एच के की जगह मैंने xy रख दिया, और ये लोकस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तो हाइपरबोला आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड किया तो बेटा ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 2/3 आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे, और इक्वल टू 1। तो हमसे इस हाइपरबोला की जो भी कोनिक आया, उसने कहा था वो कोनिक आएगा, वो लोकस एक कोनिक आएगा, तो लोकस तो हमारा कोनिक आ गया, तो उससे पूछता कि एसेंट्रिसिटी, तो इसकी एसेंट्रिसिटी आपको पता ही है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा E इक्वल टू क्या बनता है √b² प्लस b² अपॉन a² प्लस 1, ये होता है बेटा, तो b² की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3, तो इसको 2/3 में 3 नीचे लिख दिया, और a² की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, ये पलटी मार के ऊपर चला गया प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 4/3 प्लस 1, यानी कि √7/3, ठीक है। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है बेटा आपको पता है 1 से गेट होती है, वैल्यू 1 से ग्रेटर है, चेक कर लेते हैं √7/3 कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर डी, तो ये बेटा आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी मॉडरेट प्रॉब्लम थी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड थी। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी प्योर क्वाड्रेटिक की है, और इसको तो देखिए कि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक बार ट्राई करते तो क्वेश्चन श्योर होना ही था। तो पहले रीड कर लेते हैं, अल्फा बीटा रियल नंबर है, अल्फा एंड बीटा स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा जब फैक्टर ना हो तो सबसे पहला काम ये होता है, जैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो सबसे पहले काम ये कर लें कि अल्फा एंड बीटा स्क्वायर, तो इनका सम ऑफ रूट लिख लो, सबसे पहले सम ऑफ रूट क्या आ गया दिस अपॉन दिस माइनस, तो पी बन गया, और प्रोडक्ट रूट क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1, तो ये सबसे पहला काम तो ये खत्म करो, इस क्वाड्रेटिक को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी क्वाड्रेटिक में कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक दिस, ठीक है जी, इस क्वाड्रेटिक को भी लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, पहले में था अल्फा बीटा स्क्वायर, दूसरे में अल्फा स्क्वायर बीटा। तो सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा कितना होगा बेटा, दिस अपॉन दिस, यानी क्यूब माइनस के साथ आता है। और अल्फा स्क्वायर बीटा कितना बन गया बेटा, 8 अपॉन दिस, दैट इज 8। तो ये हमने भैया दूसरी क्वाड्रेटिक को भी रिलेशंस में लिख दिया, इसके रूट्स के रिलेशन में। आगे इससे कुछ नहीं कहते, कहते देन द वैल्यू ऑफ r बाई 8 बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ p एंड q। तो अर्थमेटिक मीन p और q क्या होगा बेटा, p प्लस क्यू बाई 2, दैट इज r बाई 8। ठीक है, तो r कहीं इन्वॉल्व है कि सर r हमारा कहाँ था, r देन द वैल्यू ऑफ r इफ r बाई 8 इज, अच्छा r इन्वॉल्व नहीं, r यहां से मिलेगा, यानी पी और क्यू निकालने काम हमारा क्या है, पी और क्यू फाइंड करना। ठीक है, चलो पी और क्यू के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये तो सब बात 10th की थी, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन भी 10th का ही है, आर बाई 8 इज अर्थमेटिक मीन, पी एंड क्यू ये भी 10th का है। तो ये आप ये देखिए प्योर 10th का क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई नया नहीं है, अब तो केवल कैलकुलेशंस करनी है। तो श्योर है मैं इसको इसमें से अल्फा बीटा निकाल के यहाँ रख दूंगा तो पी भी निकल जाएगा, और यहाँ से भी अल्फा बीटा, दो ही क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ रख दूंगा तो क्यू निकल जाएगा, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आई थिंक रिजल्ट मिल जाना चाहिए आपको। तो सबसे काम पहले क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के 1 अपॉन बीटा स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी देखो एक हटाते हैं, ऊपर से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और ये हम यहाँ पे रख देते हैं इसमें 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर तो अल्फा की वैल्यू है, और इसका भी क्या है बेटा, ये स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन बीटा क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यानी कि बीटा क्यूब हो गया बेटा 1/8, यानी बीटा की वैल्यू आ गई बेटा हमारी, रियल नंबर उसने बोला है ना। कभी आयोटा में रूट 3 रूट निकालने हो तो दो इमेजनरी आएंगे बेटा, एक बीटा आ गया 1/2। अब बीटा को 1/2 यहाँ रख दो, कहीं भी रख लो, बीटा 1/2 यहाँ रखा, तो अल्फा स्क्वायर इसमें रख देते हैं बेटा इक्वेशन में 1/2। तो अल्फा स्क्वायर हो गया 16, तो अल्फा की वैल्यू आ गई +4। ठीक है, अच्छा अगर मैं अल्फा को यहाँ पे -4 ले लेता हूँ तो बीटा स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो अल्फा की वैल्यू केवल और केवल +4 ही आएगी। दोबारा सुन लो, अगर मैं अल्फा को मैं वैल्यू -4 यहाँ रखता हूँ तो बीटा कितना है हमारा 1/2 उसका स्क्वायर, तो माइनस और प्लस लेंगे तो 1 नहीं आ पाएगा कभी भी, तो नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ छोड़नी पड़ी, तो अल्फा बीटा हमारे ये आ गए। ठीक है जी, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें बेटा, तो इससे आपको पी मिल जाएगा। अल्फा कितना है बेटा 4, रख दो बेटा ये पे, अल्फा कितना है 4, और बीटा कितना है बच्चों हमारा 1/2, यानी कि 1/4, यानी कितना बन गया ये पी की वैल्यू बेटा 16 और 17/4, तो बेटा हमारा पी आ गया। और अगर क्यू की बात करें तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो फिर अल्फा को रखते हैं बेटा 4 यानी कि 16, और बीटा की वैल्यू बेटा 1/2 यानी 16 दूनी 32, 33/2 ये हमारा क्यू आ गया। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, r/8 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, r/8 मिल गया हमारा, p कितना है बेटा 17/4, और q कितना है बेटा 33/2, अपॉन क्या है बेटा 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 17 + 66 हो जाएगा अपॉन 4 × 2, ये हो जाएगा 6 7 13 कैरी 1, और ये हो गया 8, और 8 ये 8 से 8 बेटा कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 83, और हमें शायद उसने r ही पूछा है, तो 83 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ही 10th का था, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं, पर ठीक है, कोई बता 11th वाली अप्रोच मुझे नजर नहीं आती इस क्वेश्चन के अंदर, इजी क्वेश्चन था बेटा, ये पेपर में सभी बच्चों को करना चाहिए था, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिससे क्वेश्चन ना हो। यहाँ पे लगता है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए था, मैं आपको काफी क्वेश्चन बताता हूँ तो कौन से होने चाहिए थे। एक बात देखो, रीड करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन जरूर है, डेफिनेट का लगना चाहिए कि टफ होता है, लेकिन ये टफ नहीं है बेटा, ये तो हमारे ये समझिए कि बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, जरूर आते हैं। तो ये भी मॉडरेट प्रॉब्लम थी, टफ नहीं थी। और देखिए प्रीवियस का क्वेश्चन था ये, हाँ ये कैलकुलस से इंस्पायर्ड है, और ऐसे क्वेश्चन हम काफी कराते हैं, जो बच्चे 12th में तो नहीं पढ़ते, पर हम तो 12th में इन सब चीज़ों को करा के चलते, ताकि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे जेई में और एडवांस में। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ ले लो, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हम करते कम है, और क्वेश्चन टफ नहीं है, ये भी मैं मॉडरेट प्रॉब्लम कहूँगा। ये प्रॉब्लम हम कम करते हैं, क्योंकि हमें 11th में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता अच्छे ऐसे क्वेश्चंस का,
तो हम यहाँ पे तो कैलकुलस में इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते, तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि इस पेपर के अकॉर्डिंग टफ है। अगर हम इस क्वेश्चन पे हैं तो भैया ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईआईटी के ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, बस यहाँ पे डिजिट थोड़ी बदली हुई है, बस ये थोड़ा इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट है। वैसे ही क्वेश्चन ही करके आना चाहिए हर स्टूडेंट को, क्यों? क्योंकि इस जैसा सेम क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। फीस की बात करें तो ये तो बिल्कुल ईजी प्रॉब्लम है। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा अपने पेजेस पे, ये सब हमने कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है।